अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ रखेल पार्ट 8। शाम की अजान सुनकर वो नमाज़ पढ़ने चल दी। नमाज़ पढ़कर वो ख्वाबगाह में दाखिल हुई। कबीर दादा अब तक बेखबर पड़ा था। गुस्ल खाने में घुसकर उसने गुस्ल किया और नए कपड़े पहनकर सिंगार में इसके सामने खड़ी हो गई। मेकअप का सामान तो वहाँ मौजूद नहीं था कि वो सजती संवरती। बस बालों को कंघी करके उसने खुशबू लगाई और कबीर दादा को उठाने बेड की तरफ बढ़ गई। इसके साथ नीम दराज होते हुए वो इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। आंखें खुलते ही कबीर दादा की नज़रें दीवार से टंगी घड़ी की तरफ उठी। वक्त देखते ही उसने मुंह बनाते हुए बेजारी लहजे में कहा, 7:30 बजे में बेसमेंट में 20 मिनट रहते हैं। 7:30 बजने में 20 मिनट बाकी रहते हैं। वो हंसी। तो किसने कहा आप उठ जाइए, लेटे रहिए। और ये जो मेरे सर में हल चला रही हो उसका क्या। आपको जगाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, उठाने के लिए नहीं। चंद मिनट मेरा भी तो हक बनता है कि आपके साथ लेटकर कुछ बातें कर लूँ। तुम्हारे नाज और लाड उठाने के लिए नहीं लाया हूँ मोहतरमा। वो फलसफियाना लहजे में बोली। तो किसने कहा है मेरे नाज उठाइए। मैं नाज उठाने आई हूँ, उठवाने नहीं। कबीर दादा झिल्लाते हुए बोला, फिर वही रोमांस। वो कहाँ बाज आने वाली थी। शरारती लहजे में बोली, जो प्यारा लगता है ना उससे रोमांस झाड़ा जाता है जनाब। तो मैं तुम्हें प्यारा लगता हूँ। कबीर दादा ने संजीदगी से उसकी आंखों में घूरा। आपको क्या लगता है। उसने अपनी गहरी सी आंखें कबीर दादा की जानिब उठाई, जिनमें चाहत का समंदर मौजूद था। दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा। उसकी आंखों में झांकते हुए कबीर दादा को कुछ होने लगा था। वो नज़रें चुराते हुए उठ बैठा, मगर इसके बेड छोड़ने से पहले तनाविश ने उसे कंधे से पकड़कर पीछे खींचते हुए दोबारा तकिए पर लिटा दिया। अभी तक 7:30 नहीं बजे। आप बिस्तर को नहीं छोड़ सकते। ये चोचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी। कबीर दादा ने उसे दूर ढकेलने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह उससे चिमट गई। क्यों इतना भी हक नहीं बनता कि आप 2 मिनट मुझसे बातें कर लें। वो दक होते हुए बोला, तो बातें करने के लिए इस वक्त और वक्त नहीं मिलेगा। किस वक्त मिलेगा। खाना खाकर आप घर से निकल जाएंगे और फिर मालूम नहीं 12 बजे लौटेंगे या इससे भी देर करके। अलबत्ता वादा करे कि 10-11 तक लौट आएंगे तो जाने देती हूँ। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा, कुछ ज़्यादा ही परपुर्जे निकलना शुरू हो गए हैं। कबीर दादा को सचमुच तब चढ़ गई थी। दूर हटो, उसने सख्ती से उसे दूर झटका। बस 5 मिनट और, 7:30 बजे चले जाना। वो ढीठपन से उसे चिमटी रही। उफ। उठने का इरादा तर्क करते हुए कबीर दादा ने सर पकड़ लिया था। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि एक ही दिन में वो इतनी बेतकल्लुफ़ हो जाएगी जैसे बरसों की आशना हो। कभी कभी तो इसे यूं ही महसूस होने लगता जैसे वो वाकई इसकी महबूबा हो। इतने ही तंग पड़ रहे हैं तो ये ले जाए। वो रूठते हुए इससे दूर हो गई। शुक्रिया। वो उठते हुए बोला, अब बराए मेहरबानी चंद दिन नाराज़ ही रहना। मगर इसके गुस्ल खाने में घुसते ही वो मुस्कुराते हुए उठी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। इसके लिए इस्त्री शुदा सूट निकाल कर इसके बाहर उसने बाहर लटकाया और ख़ुद खाना लेने चल दी। राहत खाला इसे बावर्ची खाने में ही नज़र आई। खाला जान, आप जाइए, आराम करिए। बताया था ना, जब तक मैं यहाँ हूँ आप बावर्ची खाने की तरफ से बेफिक्र हो जाए। मगर बेटी, उसने फ़िक्रमंदी से कुछ कहना चाहा। तनाविश कतई कलामी करते हुए बोली, बहस को छोड़े खाला जान, मैं ये सब अपनी खुशी से कर रही हूँ। खुश रहो बेटी। वो दुआ देते हुए बाहर निकल गई। तनाविश चूल्हे पर तवा रखकर जल्दी जल्दी रोटियां डालने लगी। रोटियां पकाकर उसने खाने के बर्तन ट्रे में सजाए और ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। राहत खाला ने इसे बताया था कि कबीर दादा खाना वगैरह कमरे ही में खाता है। डाइनिंग हॉल का वसी कमरा सिर्फ मेहमानों की आमद पर इस्तेमाल होता है। इसके खाना लगाने तक कबीर दादा भी तैयार होकर आ गया था। इस वक्त तिपाही पर रखे इंटरकॉम की घंटी बजी। कबीर दादा ने रिसीवर उठाया। चौकीदार ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, सर, इखलाक हुसैन शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, ड्राइंग रूम में भेज दिए हैं। ठीक है, मुख्तसरन जवाब देते हुए उसने रिसीवर वापस रखा। मेरा मेहमान आ गया है, तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। तनावुश का जवाब सुने बगैर वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो बस खफा नज़रों से उसे घूरती रह गई। ख्वाबगाह से निकलते ही उसे दरवाजे के अंदर दाखिल होता हुआ इखलाक हुसैन नज़र आया। इसके होठों पर नदामत भरी मुस्कुराहट थी। कबीर दादा ने आगे बढ़कर उससे मुसाफिहा करते हुए कहा, बैठिए शाह जी। शुक्रिया। कहते हुए उसने सोफे पर नशस्त संभाली। भाभी नज़र नहीं आ रही। हाँ, वो कमरे में है। ये कहते ही उसने तनाविश को पुकारा। वो दरवाजे के दर्ज से
आने वाले को झाँक रही थी। कबीरदादा की आवाज़ सुनते ही उसने पीछे होकर सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। करीब पहुंचकर उसने धीमे लहजे में इखलाक हुसैन को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इखलाक हुसैन ने उठकर इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे आप मेरी बेटी की हम उम्र हो, मगर कबीर भाई की वजह से आपको भाभी ही कहना पड़ेगा। जी भाईजान, वो मुस्कुरा दी थी। आपकी शादी पर तो आ नहीं सका कि आपने झटपट में सब कुछ कर लिया। बहरहाल मेरी तरफ से यह हकीर सा तोहफा कबूल फरमाए। इखलाक हुसैन ने खूबसूरत पैकिंग में लिपटा हुआ एक छोटा सा पैकेट इसकी तरफ बढ़ाया। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी भाईजान। ये कहते हुए उसे सवालिया नज़रों से कबीरदादा की तरफ देखा। इसके और उसने इस्बात में सर हिलाने पर उससे वो पैकेट ले लिया। शुक्रिया भाईजान, जीती रहो। इखलाक हुसैन ने बज़ाहिर इखलास भरे लहजे में कहा, मगर ना मालूम क्यों तनाविश को उसके लहजे में खुलूस की सख्त कमी महसूस हो रही थी। ठीक है, जाओ। कबीरदादा ने उसे वापस जाने का इशारा किया और वो सर झुकाए ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। इसके ख्वाबगाह में गायब होने तक इखलाक हुसैन की आंखें उसे घूरती रहीं। कबीरदादा के गला खंखारने पर इखलाक हुसैन ने गड़बड़ाकर इसकी तरफ देखा और खफीफ होते हुए बोला, वैसे भाभी कुछ ज़्यादा कम उम्र नहीं है? गौर नहीं किया, कबीरदादा बेपरवाही से बोला था। अच्छा, मैं 2 कामों के लिए हाजिर हुआ था। एक तो कल रात मेरे यहाँ छोटी सी तकरीब है, आपको अपनी बेगम के साथ हाज़िरी देना होगी। और दूसरा काम आपको मालूम है, अगर आप चाहते हैं कि वाज़ेह अंदाज में भाभी से माज़रत करूँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है शाह जी। अगर आप मुझे उसी वक्त रोक कर अपने अल्फाज वापस ले लेते तो मुझे ज़िद पर जरी ना आ पाते। शुक्रिया। इखलाक हुसैन उठते हुए मुस्कुराया। वैसे ऐसी लड़की के लिए इतना गुस्सा करना तो बनता है। खाना खाने का वक्त है। कबीरदादा ने भी अपनी जगह छोड़ दी थी। खाना कल रात इकट्ठा खाएंगे। इस वक्त मैं किसी दावत में जा रहा हूँ। आपकी दावत उधार रही। कबीरदादा से अलविदाई मुसाफिहा करके वो तेज़ी से चलता हुआ बाहर निकल आया। ड्राइवर ने इसे देखते ही कार का भी दरवाज़ा खोल दिया था। कार में बैठते ही वो नौशाद आफरीदी का नंबर डायल करने लगा। सुनाइए शाह जी। वो शायद इसकी कॉल ही का मुंतज़िर था कि पहली ही घंटी पर कॉल वसूल कर ली गई थी। अपना नंबर भुगता आया हूँ, अब कबीरदादा की बारी है। तफसील सुनाओ यार। नौशाद के लहजे में कुछ जानने की तड़प थी। बस उसे शादी की मुबारकबाद दी, उस फाहिशा को छोटा सा तोहफा दिया और वापस आ गया। कैसी है? इस मर्तबा नौशाद गुल ने साफ तौर पर मुंह से उगल दिया था कि उसे क्या जानने की ख्वाहिश थी। सच कहूँ तो वो कमीना फजूल में पागल नहीं हुआ जा रहा। अगर इससे झगड़ा ना हुआ होता तब भी इस लड़की को देखने के बाद मैं इसके हुसूल की कोशिश ज़रूर करता। इखलाक हुसैन ने अपने दिमाग में छुपी गलाजत उगली। हा हा हा। नौशाद गुल ने बुलंद बांग कहकहा लगाया। अब तो इस रखेल को देखने की ख्वाहिश और बढ़ गई है। उम्मीद है कल रात की तकरीब में तुम्हारी ये हसरत बाकी नहीं रहेगी। नौशाद ने मुस्कुराते हुए कहा, शाह जी, इन्हीं बातों ने तो हमें आपका मुरीद बनाया हुआ है। इखलाक हुसैन भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? ख्वाबगाह में दाखिल होते ही कबीरदादा की नज़र जू के तू पड़े हुए खाने की बर्तनों पर पड़ी। आपकी मुंतज़िर थी। कबीरदादा को मालूम था कि इससे बहस बेकार है। वो खामोशी से खाना खाने बैठ गया। एक ही दिन तनाविश के साथ गुजारने के बाद उसे लगने लगा था जैसे वो इसे बरसों से जानता है। इसका हर अमल कबीरदादा को पहले से पता चल जाता था। इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज का मफहूम वो अदाई से पहले जान जाता था। उसने सालन निकालने के लिए जो ही डोंगे को हाथ लगाया, इसके हाथ से डोंगा झपटते हुए वो तेज़ लहजे में बोली, मैं डाल रही हूँ ना, मेरे पास हाथ नहीं है क्या? वो कहाँ हार मानने वाली थी। बर्जस्ता होकर बोली, हाथ पाँव तो बीवी के पास भी मौजूद होते हैं, फिर वो क्यों शौहर की कमाई खाती है? गलत। आजकल कई औरतें नौकरी पेशा है। वो बहस पर उतर आया था। इनमें अक्सरियत मजबूर ख्वातीन की है और जो शौकिया नौकरी करती है उन्हें शौहर की परवाह ही नहीं होती। कबीरदादा इस पर चोट करता हुआ बोला, तो बस तुम भी अपना शौक़ पूरा करने के लिए नौकरी ढूंढ लो। कम से कम इस बहाने मेरी जान तो इस खिदमत गुजारी से छूट जाएगी। हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है और मेरा शौक़ आपकी खिदमत करना है, आपका ख्याल करना और आपके नाज नखरे बर्दाश्त करना है। शौक़ी भरे लहजे में कहते हुए उसने पहला निवाला कबीरदादा के मुंह की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मुंह खोले बगैर उसने नाक भवें चढ़ाई। तब जब बताया है, इस तरह के चोचले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद।
फिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये कहते हुए वो खुद निवाला तोड़ने लगा। तनाविश ने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया था। जो ही उसने निवाला मुंह की तरफ ले जाना चाहा, तनाविश ने बाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। चेहरे पर गुस्सा तारी करते हुए कबीर दादा ने उसकी तरफ देखा। वो घबराए बगैर बोली, हर बात पर जिद करना अच्छी आदत नहीं है। जिद नहीं कर रहा, तुम्हारी बचकाना हरकतों पर गुस्सा आ जाता है। ये कहते हुए उसने तनाविश के हाथ में पकड़ा निवाला मुंह में ले लिया। तनाविश ने अपने दोनों हाथों से कबीर दादा का दायां हाथ पकड़ा और उसे अपने मुंह की तरफ ले जाने लगी। ये क्या बेहूदगी है? कबीर दादा ने उसे रोकने की वाजबी सी कोशिश की, मगर वो तनाविश ही क्या जो मान जाए। अपना सर झुकाकर उसने कबीर दादा के हाथ में मौजूद निवाला अपने मुंह में लिया और इसके साथ उसकी उंगलियां भी मुंह में डालनी थी। निवाला चबाते हुए शौक़ से बोली, जो बच्चे प्यार की ज़बान नहीं समझते, उनसे ज़बरदस्ती काम लेना पड़ता है। कबीर दादा उसे गसीली नज़रों से घूरता रह गया था। वो शरारती लहजे में बोली, अब खुद खाना शुरू करें, मुझसे दूसरे निवाले की उम्मीद ना रखना। ना चाहते हुए भी कबीर दादा के होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। और अगर मैं कहूँ कि सारा खाना ही तुम्हारे हाथों से खाना है फिर? सच? वो जैसे खुशी से खिल उठी थी। इसके साथ लगते हुए वो वारफ्तगी से बोली, मैं हाजिर हूँ। ये कहते ही उसने दूसरा निवाला कबीर दादा के होठों की तरफ बढ़ाया। इसकी बेसाख्ता खुशी ने कबीर दादा को हैरान कर दिया था। खुलूस किसी तारुफ का मोहताज नहीं हुआ करता। मोहब्बत को इजहार की हाजत नहीं रहती। चाहत अल्फाज का सहारा नहीं लेती। इश्क खुशबू की तरह नजर आए बगैर अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाया करता है। प्यार फूल की तरह गूंगा होकर भी अपनी कशिश में जकड़ लेता है। कबीर दादा ने भी इसकी शरारती लहजे को देखते हुए मजाक किया था, मगर तनाविश के चेहरे पर उमड़ पड़ने वाली बेपाया खुशी ने उसे मसहूर कर दिया था। वो इस शहर से तब बाहर आया जब तनाविश उसे अपने हाथों से खाना खिला चुकी थी। अच्छा, अब बस करो और ख़ुद भी 2 निवाले लो। पानी का गिलास उठाते हुए उसने सेर हो जाने का ऐलान किया। वो खुशी से चहकी, मुझे तो लग रहा है सारा खाना मेरे ही पेट में गया है। कबीर दादा ने मुंह बनाया, अहमकों के सींग तो नहीं होते। वो शौकी से गुनगुनाई, एक हम ही को अहमक कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। क्या तुम्हें हकीकत में ऐसा ही लगता है कि मैं तुम्हें मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ले आया हूँ? कबीर दादा एकदम संजीदा होकर पूछा। वो फीकी सी मुस्कुराहट से बोली, ऐन के खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अगर जानती हो तो फिर हर वक्त रोमांस का भूत खुद पर सवार ना रखा करो। इस मर्तबा कबीर दादा की बात का जवाब दिए बगैर वो खाना खाती रही। कबीर दादा मीठा खाने लगा। 2-3 चम्मच लेकर वो गले में मफलर की तरह लटकी हुई टाई बांधने लगा था। तनाविश ने खाने से हाथ खींचते हुए कहा, मुझे भी टाई बांधना सिखा दो। क्यों? क्या सूट पहनने का शौक़ है? नहीं, आपकी टाई मैं खुद बांधा करूँगी। मैं बांध सकता हूँ। वो जाने के इरादे से उठकर खड़ा हो गया। बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। मैं मोहताज या माजूर समझकर आपके काम नहीं करती। इसका लहजा तंजिया नहीं था, मगर कबीर दादा को गुस्सा आ गया था। जब मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी खिदमत की, तो क्यों अपनी तवानाइयाँ ज़ाया करती हो? इसके सामने खड़े होकर तनाविश ने सर उठाकर इसकी आंखों में झांका। और जब मालूम है कि मैं ये सब करने से बाज नहीं आऊँगी, तो आप क्यों नहीं अपनी ज़िद छोड़ देते? वो चिल्लाते हुए बोला, ज़िद छोड़ूंगा या नहीं, तुम्हें ज़रूर छोड़ दूंगा। शायद मुझे डराकर खुशी मिलती है। दुखी लहजे में कहते हुए वो उसके करीब हुई और मुंह ही मुंह कुछ बड़बड़ाकर उसने कबीर दादा के चेहरे और छाती पर फूंका। कबीर दादा ने तंजिया लहजे में पूछा, अब जाऊँ या कोई और वजीफ़ा रह गया है? वो लजाजत से बोली, प्लीज़ जल्दी आने की कोशिश करना, मुझे नींद नहीं आएगी। तो टीवी देख लेना, डीवीडी पर फिल्म देख लेना, नहीं तो नींद की गोलियां भी मददगार साबित हो सकती है। ये कहते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तनाउश ने भी इसके पीछे कदम बढ़ाते हुए कहा, इतना ही कह देते कि कोशिश करूँगा तो कोई खुश हो जाता। दरवाजे के करीब रुकते हुए उसने तीखे लहजे में कहा, किसी को खुश करना मेरी आदत नहीं है। वो शौक़ी से बोली, अच्छी आदत डाल लेनी चाहिए। वो तरकी बतरकी बोला, अच्छी आदतें अच्छों के साथ जचती है। वो सरस से बोली, अपनी अच्छाई का मुझसे पूछिए। रहने दो। मुंह बनाते हुए वो बाहर निकल गया। मुहाफिजों को उसकी रोज़मर्रा मालूम थी। गाड़ियाँ तैयार हालत में खड़ी हुई थी। गाड़ी में बैठते हुए उसकी नज़र ड्राइंग रूम के
दरवाजे की जानिब उठी। वो वहीं खड़ी उसे देख रही थी। गाड़ी के आगे बढ़ने तक वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जा रहा। तमाम इसे देखते ही खड़े हो गए थे। बैठो यार, कबीर दादा ने पाशा के पहलू में नशिस्त संभालते हुए तमाम को बैठने का कहा। तो क्या नई ताज़ी है? काशिफ राजपूत ने हाथ में पकड़े जाम से घूंट भरा। नई ताज़ी तो काफ़ी है। बोतल उठाकर वो अपने लिए गिलास भरने लगा। असद खान ने कहा लगाया, हम तक तो बस आपकी शादी की खबर पहुंची है। कबीर दादा ने पूछा, आज दिन को शाहब कसूरी ने आप लोगों में से किसी को मीटिंग के लिए बुलाया था? पाशा ने कहा, नहीं। बाकी के सर भी नफ़ी के इजहार में हिल गए थे। कबीर दादा ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब है इखलाक हुसैन शाह ने बस अपने हमदर्दों ही को इकट्ठा किया हुआ था। असद खान ने कहा, कबीर दादा बुझारतों के बजाय तफसील से बात करें। इस मर्तबा कबीर दादा ने अपनी शादी के बाद होने वाली सारी गुफ्तगू दोहरा दी। तो इसमें सरासर इखलाक हुसैन गलती पर है। पाशा ने फ़ौरन इसकी तरफदारी की। खैर, फ़िलहाल तो इखलाक हुसैन ने माजरत कर ली है, मगर मुझे इसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे शक है इखलाक हुसैन, SP ज़मीर, नकीब और नौशाद आफरीदी अंदर ही अंदर कोई खेल खेल रहे हैं, और यही वजह है कि आज की मीटिंग में भी आप में से किसी को नहीं बुलाया गया था। SP ज़मीर ओढ़ो आज मेरे पास आया था, कह रहा था कि कबीर दादा बगावत पर उतर आया है, हमें इसके खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। फसीहुद्दीन ने इंकशाफ किया। मेरे पास नौशाद खान आफरीदी आया था और ऐसा ही कुछ कह रहा था। शेर खान होठों में सिगार दबाकर लाइटर के शोले से सुलगाने लगा। असद खान ने कहा, नकीबुल्लाह जान के साथ मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और इसने मुझे ये सारी बातें इस अंदाज में सुनाई है जिसमें सरासर कबीर दादा की गलती नज़र आ रही थी। कबीर दादा ने काशिफ राजपूत और पाशा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, मगर दोनों ने नफ़ी में सर हिला दिया। कबीर दादा मानी खैज लहजे में बोला, अगर मैं गलती पर था तो इखलाक हुसैन माजरत करने क्यों मेरे घर आया था? शेर खान बोला, नौशाद आफरीदी कह रहा था चूँकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, इसलिए हक पर होते हुए भी इखलाक हुसैन शाह को आपके पास जाना पड़ा। कबीर दादा सूरत हाल पर मुफस्सिल रोशनी डालते हुए बोला, पहली बात तो ये है कि आप में से किसी को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया। इसका साफ मतलब यही है कि जिनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात या जो कोई भी मेरी तरफदारी नहीं करते, उन्हें ऐसी मीटिंग से दूर रखा जाए। दूसरा, अगर वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते तो मेरी बीवी के बारे में ऐसी बकवास क्यों की? तीसरा, अपने ताल्लुक वाले लोगों से मिलकर मेरे खिलाफ जहर उगलने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? अगर मैं गलती पर था तो तमाम को बुलाकर मेरी गलती को सामने लाया जाता। अब आप हमसे क्या चाहते हैं? पाशा मुस्तफसिर सा हुआ। वो कबीर दादा का शागिर्द और अच्छा दोस्त था। कबीर दादा ने जवाब दिया, मुझे भी किसी की तरफदारी तो चाहिए होगी। यूँ अकेला मैं तमाम का मुकाबला कर भी लूँ तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करवा बैठूँगा। फसीहुद्दीन बोला, मगर धमकी आपने दी है दादा। कबीर दादा ने तीखे लहजे में पूछा, अगर कोई किरण भाभी के मुतालिक ऐसी बात करे तो आपका जवाब क्या होगा? फसीहुद्दीन साफ गोई से बोला, मगर इन तमाम को लगता है कि वो लड़की आपकी बीवी नहीं रखेल है, और ऐसी लड़की के लिए किसी गैंग के सरबराह पर हाथ उठाना गलत है। कबीर दादा तीखे लहजे में बोला, आपको सिर्फ SP ही मिला है, वो तमाम की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? फसीहुद्दीन बगैर लगी लिपटी बोला, इसका कहना है शहाब कसूरी के सामने आपने एतराफ़ किया है कि ये लड़की सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, और ये कि चूँकि आपकी आगोश में आने के लिए उसने निकाह की शर्त पेश की, तभी आप निकाह पर राज़ी हुए, और इस निकाह का मकसद बस उसका आर्जी हुसूल है। कबीर दादा ने सफाई पेश करते हुए कहा, और वो एक मजाक था। शहाब साहब ने मुझे निकाह की बात छेड़ा और मैंने कह दिया कि अगर कोई लड़की निकाह के बाद ही मेरे पास आना चाहती है तब मुझे चंद बोल पढ़वाने में क्या हर्ज हो सकता है? असद खान मुस्तफसिर हुआ, क्या वाकई आप उस लड़की के लिए संजीदा हैं? कबीर दादा ने कहा, अहमियत ताल्लुक़ की नौयत की होती है, ना कि तवालत की। फ़िलहाल वो मेरी बीवी है और मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। बाकी आप में से जिसकी शादी हो गई है, इनसे किसी ने ये तस्दीक नहीं चाही होगी कि वो कब तक बीवी को अपने पास रखेंगे। मैं भी किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मेरी खानगी ज़िंदगी में बहस लाए, और इसके बाद वो लड़की जब तक मेरे घर में है, अगर इसके बारे में किसी ने गलत लफ्ज़ मुँह से निकाला तो मुझसे कोई अच्छी उम्मीद ना रखे। शायद आप धमकी दे रहे हैं? फसीहुद्दीन ने गंभीर लहजे में पूछा।
कबीर दादा ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, भलाई की बात की है, इसलिए इसे नसीहत या मशवरा समझेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। अंदाज तो नसीहत वाला नहीं है। शेर खान को भी कबीर दादा की बात अच्छी नहीं लगी थी। शेर खान, आपने समीना बेगम के लिए 4 आदमियों की अदम आबाद की टिकट काटी थी, हालांकि वो उस वक्त तक आपकी कुछ भी नहीं लगती थी। और ये ना कहना कि मुझे इस पर एतराज़ है। मेरा गिला सिर्फ ये कि मैं जिस लड़की से निकाह पढ़वा चुका हूँ उसके लिए क्यों ऐसा नहीं कर सकता। कबीर दादा ने अफसोस जाहिर किया। कबीर दादा, आप उस लड़की के लिए 4 अफराद को कत्ल कर चुके हैं और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं है। हमें तो ये शिकवा है कि आपने एक गैंग के सरबराह को तशद्दुद का निशाना बनाया है। अब वो बदला लेने के लिए आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो यकीनन लड़ाई छिड़ जाएगी, और ऐसी लड़ाई में नुकसान किसका होगा। फसीहुद्दीन एक लम्हे के लिए रुका और फिर तमाम पर सरसरी निगाह दौड़ाते हुए गोया हुआ, हम सबका और हम आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर दादा इसकी दलील से मुतफिक नहीं था, तो इस बारे इखलाक हुसैन को भी सोचना चाहिए था। असद खान बोला, उसने गलत क्या किया है, मगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आप भी इसकी किसी मंजूर नज़र को उठा लेते। कबीर दादा ने तंजिया लहजे में कहा, उसकी बेटी भी जवान है। कबीर दादा, आप उसकी इज्जत उछाल रहे हैं। फसीहुद्दीन मोतरज़ हुआ, तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। एक MNA और गैंग के सरबराह की बेटी और एक बाजारी लड़की के दरमियान फ़र्क तो आप जानते ही होंगे। फसीहुद्दीन, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि वो बाजारी नहीं, ख़ानदानी लड़की है, और यकीनन इखलाक हुसैन की बेटी से कई गुना ज़्यादा इज़्ज़तदार, शरीफ और बाकिरदार है। यही वजह है कि वो मेरी मनकूहा बनकर ही मेरी ख्वाबगाह में दाखिल हुई है। तुम्हें समझा इसलिए रहा हूँ कि मेरे मेहमान बनकर बैठे हो, और तुम इसलिए कहा कि आपका लफ्ज़ तुम जैसे के साथ लगाना मुनासिब नहीं लगता। फसीहुद्दीन हाथ में थामा ग्लास मेज़ पर रखते हुए खड़ा हो गया। शुक्रिया, और अब ऐसी जगह बात होगी जहां तुम्हारे पास ये बहाना ना हो कि मैं तुम्हारे घर में बैठा हूं। आप लोग तो लड़ने लगे। फसीहुद्दीन साहब प्लीज़ बैठे। काशिफ राजपूत ने बात संभालने की कोशिश की। राजपूत साहब, अब हम किसी को शमशीर दादा बनने की इजाज़त नहीं देंगे। कल शाहब कसूरी के यहाँ इस मसले पर तफसीली बातचीत होगी, और जो गलती पर हो उसे माफ़ी मांगना पड़ेगी या नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो लंबे कदम उठाकर बाहर चला गया। शायद हमें भी चलना चाहिए, असद खान ने ख्याल जाहिर किया। मेरा भी यही ख्याल है, शेर खान ने उसकी तायीद की थी। क्या मैंने गलत बात की है? कबीर दादा असद खान और शेर खान की तरफ मुतवज्जा हुआ। असद खान ने कहा, अगर बात गलत नहीं भी तो अंदाज ज़रूर गलत था। आने के लिए शुक्रिया। कबीर दादा ने खड़े होकर दोनों से मुसाफिहा किया और दोनों भी वहाँ से निकल गए। अलबत्ता काशिफ राजपूत और पाशा वहीं बैठे रहे। इनके जाते ही पाशा ने कहा, अगर थप्पड़ की अमान पाओ तो एक बात कहूँ कबीर दादा। वो कबीर दादा से काफ़ी बेतकल्लुफ़ था। कबीर दादा की इजाज़त ही से उसने अलहदा गैंग बनाया था। कबीर दादा ने मुंह बनाया, एक तुम ही रह गए हो, कह लो। क्या वाकई में वो आपको बहुत प्यारी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कबीर दादा ने नफ़ी में सर हिलाया। अगर इखलाक हुसैन ने बेगैरती ना की होती तो शायद आने वाली सुबह उसे हमेशा हमेशा के लिए वापस भेज देता। अब मेरी अना का मसला आड़े आ रहा है। मुझे इस लड़की की नहीं अपनी परवाह है, क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसे मैं अपनी अर्जी तौर पर ही सही लेकिन बीवी का दर्जा दे चुका हूँ, इस पर कोई हाथ डाले, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। अगर मैं उसे निकाह पढ़ा कर ना लाया होता तो यकीनन इतना सख्त रद्द अमल जाहिर ना करता। पाशा बगैर लगी लिपटी बोला, आप खुद को धोखा दे रहे हैं या हमें? क्या मतलब? कबीर दादा ने नाराज़गी भरे लहजे में पूछा। कबीर दादा, मैंने अलहदा गैंग ज़रूर बना लिया है, मगर कोशिश के बावजूद आपसे अलहदा नहीं हो पाया हूँ। मैं हर दूसरे दिन आपके मुहाफ़िज़ों से तफसीली बातचीत करता हूँ, आपके बारे में मुकम्मल मालूमात लेता हूँ, और आपके मुहाफ़िज़ भी जानते हैं कि मैं क्यों आपसे बाखबर रहना चाहता हूँ। इसलिए वो कोई बात नहीं छुपाते, और आपने कल जिस कैफियत के तहत ये सारी कार्रवाई की है, इससे इन सतही जहनियत के मुहाफ़िज़ों ने भी अंदाज़ा लगाया था कि आप अपने हवासों में नहीं थे। आपके इस हालत में उन्होंने पहले कभी नहीं देखा।
इनके नज़दीक आप लड़की को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और ये सच है तो मैं गुजारिश करूँगा कि वापस लौट आइए। आपका मकाम और शख्सियत इस बात से मेल नहीं खाती कि एक लड़की के लिए बदनाम हो जाए। राजपूत, आपको भी यही लगता है? कबीर दादा ने खामोश बैठे काशिफ से पूछा। कबीर दादा की तरह वो भी शमशीर दादा का शागिर्द था। वो दोनों शुरू दिन से दोस्त थे। हाँ, काशिफ राजपूत ने बगैर हिचकिचाए एतराफ़ किया। जो कुछ सुना है उसके मुताबिक तो यही लगता है। कबीर दादा, अगर किसी की खातिर यूं बेचैन होकर खुद ही भाग पड़े तो उसका मतलब यही कि इस शख्स की अहमियत को तस्लीम करता है और अब फसीहुद्दीन के साथ आपका सुलूक और बात को मज़ीद तकवीत दे रहा है। यार, आप लोगों के नज़दीक भी मेरी ज़बान की कोई अहमियत नहीं? क्या मुझे इस बात से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि एक लड़की को मैं बीवी बनाकर लाया हूँ और मुझसे कम हैसियत का आदमी उसे उठा कर ले जाए या उसके बारे में बकवास करना शुरू कर दे? पाशा बोला, आपकी गैंग में दर्जनों ऐसे अफराद मौजूद हैं जो इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते थे। इसके लिए पहले भी और इससे पहले भी आप अपने आदमियों ही से काम लेते थे। अलबत्ता कोई बहुत ही अहम काम हो तो आप खुद तशरीफ़ ले जाते थे। गोया इस छोकरी को लाना निहायत अहम था। क्या आज थप्पड़ खाने का इरादा करके घर से चले थे? पाशा बेफिक्री से बोला, मार लो कबीर दादा, अभी तक मेरी आदत तब्दील नहीं हुई। आप लोग क्यों इसे मेरी महबूबा बनाने पर तुले हैं? वो झिल्लाते हुए खड़ा हो गया। पाशा ने उसे हाथ से पकड़कर दोबारा बिठा दिया। कबीर दादा, इखलाक हुसैन ने माजरत करके इस लड़की को आपकी बीवी तस्लीम करते हुए गोया सरेंडर कर दिया है। अब वो झगड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए था। इसके बाद हमें बुला के ये सारा किस्सा दोहराने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपके नज़दीक उस लड़की की अहमियत नहीं थी और आप इस टंटे को ख़त्म करना चाहते थे तो उसी वक्त इखलाक हुसैन के सामने ही उसे तलाक देकर कहते, बस आपकी ज़िद पूरी हो गई। यकीनन इखलाक हुसैन भी खुश होकर किसी इंतकामी कार्रवाई से बाज आ जाता। कबीर दादा ने मुंह बनाया, ना मैं किसी इंतकामी कार्रवाई से डरता हूँ और ना मुझे किसी थर्ड क्लास इंसान को खुश करने में दिलचस्पी है। पाशा वसूख से बोला, यकीनन आप किसी से नहीं डरते, लेकिन झगड़ा तो आप भी नहीं चाहते। इसी वजह से आपने हमें बुलाया ताकि दोनों तरफ ग्रुपों की तादाद बराबर रहे। मगर फसीहुद्दीन के इस लड़की के खिलाफ ज़र्रा सा बात करने पर आप भड़क उठे और अमन बरकरार रखने की सारी कोशिशों को ठोकर मार दी, क्योंकि वो आपको बहुत अजीज़ है। भाड़ में जाए वो, फजूल बातें ना किया करो। कबीर दादा आपे से बाहर हो गया। पाशा घबराए बगैर बोला, अच्छा ठीक है, यूँ यूँ है कि आप आज रात उस लड़की के साथ शुगल करें और सुबह सवेरे कुछ दे दिलाकर उसे चलता कर दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कबीर दादा पुरखैर लहजे में बोला, इखलाक हुसैन उसे तंग करेगा तो करता रहे। पाशा बेपरवाही से बोला, आपकी जिम्मेदारी दिलावर शेख तक महदूद थी। उसे पूरे पाकिस्तान के मर्दों से बचाने का ठेका आपने ले रखा है। आप उसके बॉडीगार्ड नहीं है, एक गैंग के सरबराह है। खुद को इतना हल्का ना करे कि एक छोकरी के लिए दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा मोल लेते रहें। वो बहुत मजलूम है यार। कबीर दादा का थका हुआ लहजा जाहिर कर रहा था कि इसके पास दलाइल ख़त्म हो चुके हैं। यकीनन वो पाकिस्तान में अकेली मजलूम नहीं है, बल्कि कई मजलूम तो आपके जुल्म का शिकार बन चुकी है। मगर आप इमाम मस्जिद या तबलीगी जमात के मुबल्लिग नहीं, एक गैंगस्टर है। कबीर अली ख़ान नहीं, कबीर दादा है। और दादा का लफ्ज़ आपकी उम्र नहीं, ओहदे को जाहिर करता है। ठीक है यार, दिमाग ख़राब ना करो, सुबह उसे भेज दूंगा। वो अपने लिए दूसरा ग्लास भरने लगा। काशिफ राजपूत और पाशा के होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। काशिफ ने कहा, अब हमें इजाज़त दे, चंद ज़रूरी काम निपटाने हैं। ठीक है, जाए, कल शाहब कसूरी के यहाँ मुलाकात होगी। पाशा खुलूस से बोला, दादा मैं जानता हूँ कि आप अकेले भी इन तमाम का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं वादा करता हूँ हमेशा हमें अपने दाएं बाएं ही पाएंगे। जानता हूँ। कबीर दादा ने इस बात में सर हिलाया। उनके जाने के 2-3 मिनट बाद इसका सेक्रेटरी अजीम इजाज़त मांगकर अंदर दाखिल हुआ। दादा, साहिल वाले अड्डे पर जाना होगा, 2 दिन से नहीं जा सके हैं। कबीर दादा ने दीवार पर टंगी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुइयां 10:30 बजने का ऐलान कर रही थी। एक लम्हा सोचने के बाद वो अपने मुहाफिजों के नाम लेते हुए बोला, इम्तियाज़ बाकर वगैरह को साथ ले जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। आप अकेले? अजीम ने कुछ कहना चाहा, मगर कबीर दादा की तेज़ नज़रें देखते ही गड़बड़ा कर बात तब्दील कर दी। मेरा मतलब है कार के बगैर।
सुजुकी खड़ी है ना, उसी में चला जाऊंगा। कबीर दादा ने हाथ से उसे जाने का इशारा किया और अजीम सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सहन में जाते ही उसने इम्तियाज पार्टी को तैयार होने का हुक्म दिया। इम्तियाज ने कहा, कबीर दादा को तो बाहर निकलने दो। वो चारों सहन में कुर्सियां लगाकर ताश खेलने में मसरूफ थे। कबीर दादा साथ नहीं जा रहे, वो वापस घर जा रहे हैं। ये कहते हुए अजीम कबीर दादा की कार की तरफ बढ़ गया। इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं और वो भी अकेले? बाकर ने हैरानी से कहते हुए हाथ में पकड़े पत्ते मेज पर फेंक दिए। बख्श ने कहा, तो क्या दादा, अकेला भी 10-15 अफराद पर तो भारी है। भाई दादा तो गया काम से। 10 बजते ही उसे बीबी हज्जन की याद सताने लगी। बाकर की तकलीद में इम्तियाज भी हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। वैसे क्या कहते हैं, ये इश्क कब तक कायम रहेगा? गाड़ी में बैठते हुए इम्तियाज बख्श की तरफ मुतवज्जा हुआ। बख्श वसूख से बोला, इतनी जल्दी ख़त्म होता नज़र नहीं आता। कम वक्त बला की खूबसूरत और मासूम है। आज सुबह लॉन में नमाज पढ़ रही थी, वहीं टहलती रही। दुपट्टा भी सर से नहीं सरकने देती। पता नहीं एक गैंगस्टर के हाथ कैसे चढ़ गई। रुखसार ने ख्याल जाहिर किया, ऐसी लड़कियां हद दर्जे की शौहर परस्त होती है। खुद से तो इसने कभी तलाक नहीं मांगना। इम्तियाज़ मुंह बनाते हुए बोला, इस बात की नहीं कबीर दादा की मर्जी है। उसकी नहीं, कबीर दादा की मर्जी होगी। वो अपने हवासों में कब है? बाकर ने कह कहा लगाया। देखते नहीं किस तरह 10 बजते ही भाग पड़ा है, जबकि वो नमाजन सुबह और अभी शाम को घर से निकलते वक्त बाहर तक कबीर दादा को रुखसत करने आई थी। कार के दाखिली दरवाजे से निकलने तक वहीं खड़ी रही, कबीर दादा की तरफ मुतवज्जा रही। दादा भी बार बार मुड़कर यूं देख रहे थे जैसे मजनू लैला को देखता रहता है। तमाम बाकर की बात पर खिलखिलाकर हंसने लगे। अब इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। क्या करेगा अब कबीर दादा कि वो सचमुच तनाविश को सुबह तलाक दे देगा? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।